नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टॉप 300 टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं और इसी के तहत हमारा अगला टॉपिक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली संशोधन। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अलग अलग प्रश्न या तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से आ सकता है या किगाली संशोधन से आ सकता है, या हो सकता है कि इन दोनों को मिला करके प्रश्न बनाया जाए। चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। उन चीज़ों को समझिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये पीडीएफ मैंने एडवांस में आपको उपलब्ध करा दी है इन्वायरमेंट की। अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, वहाँ लिंक है, आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए मैं आपके लिए एक लाइन पढ़ दे रहा हूँ, चर्चा में क्यों था ये टॉपिक। हाल ही में केंद्र सरकार ने जलवायु हानिकारक रेफ्रिजरेंट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये जितने शब्द हैं ना, कीवर्ड्स हैं, इन्हीं के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इसको चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन को मंजूरी दी है। कितने कीवर्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6। इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब चलिए ध्यान से समझते हैं इसको। ये लाइन बस ऐसे ही है समझने के लिए कि जुलाई 2021 के अंत तक 122 देशों ने इसकी पुष्टि कर दी थी। अब देखिए, किगाली संशोधन को भारत सरकार ने माना है, तो सरकार ने कुछ लक्ष्य तय किया है। आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं समझा दूं, किसी ने नहीं पढ़ा है आप में से तो उन्हें कहानी समझ में आ जाएगी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ऐसे पदार्थों को कम करने के लिए आया था जिनसे ओजोन का क्षरण होता है। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि ओजोन का क्षरण होता है तो क्या नुकसान होता है। बाद में एक नया पदार्थ कहा गया कि ठीक है, इससे नुकसान होता है, ये वाला यूज़ कर सकते हैं। अब उससे भी समस्याएं होने लगी हैं, उसे हटाने के लिए कि इससे भी दिक्कत हो रही है कुछ, इसको भी हटाते हैं। यह संशोधन किया गया है, किगाली संशोधन। ये छोटी सी कहानी है, आगे चलेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। हटाना किसको है? HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हटाना है। तो सरकार ने क्या किया है, लक्ष्य रखा है 2047 तक HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। चीन के लिए टारगेट क्या है? 2045, और अमेरिका के लिए 2034। सबका अलग अलग है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे भारत का है टारगेट है 2047 का, यूपीएससी पूछ सकती है, कह सकती है कि 2050 तक का टारगेट है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। या इस 80% को 100%, 90%, 50% ऐसा दिखाया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। या ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत, चीन और अमेरिका तीनों का जो टारगेट है वो किसी खास समय के लिए, जैसे 2050 तक के लिए है, तो गलत हो जाएगा। तीनों का अलग अलग है, ठीक। अब इसमें भी भारत ने 4 चरणों में इस लक्ष्य को पूरा करने का तय किया है। जैसे 2032 से शुरू होगा। 2032 में हम क्या करेंगे? 10% कम करेंगे। 37 में 20%, 42 में 30%, और 47 तक आते आते 80% तक अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। उसके उपयोग को कम कर देंगे 80% तक, ठीक। चलिए अब कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से समझिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को समझिए, यहाँ से कहानी समझ में आएगी। एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाता है कि यह प्रोटोकॉल कब आया था? 1989, याद रखेंगे। लेकिन सबसे मज़ेदार चीज़ यह है कि कई लोग यहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, अगर उस पर क्वेश्चन आया और यूपीएससी ने कहा कि इसे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए लाया गया है, इसे कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए लाया गया है, तो बहुत सारे लोग गलत कर सकते हैं। इसका ये जलवायु समझौता नहीं है। मतलब ये नहीं है कि कुछ ऐसी बातें थी कि जलवायु ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, ऐसा नहीं था। इसका उद्देश्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ओजोन क्षरण पदार्थों को कम करना था, ठीक है। और इनका उपयोग कहाँ होता था? एयर कंडीशनिंग में होता है, पहले होता था इसका ना, CFC का। रेफ्रिजरेंट उद्योग में होता था, ठीक। तो उसे कम करने के लिए आगे बात एक लिखिए और समझ में आ जाएगा। CFC के व्यापक उपयोग के कारण वायुमंडल की ओजोन परत में छेद हो गया था, जिससे कुछ हानिकारक विकिरण पृथ्वी पर पहुंच गए। इन विकिरणों को संभावित स्वास्थ्य खतरा माना जाता था। इस पे क्वेश्चन आया है पहले भी। आपसे यूपीएससी पूछ सकती है कि ओजोन क्षरण हो रहा है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। फसलों की उत्पादकता कम हो सकती है, स्किन कैंसर की समस्या हो सकती है, ऐसे कई सारे विकल्प दिए जा सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करना है, एक सीरीज़ में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, इसके बारे में मैंने बताया भी था, उसमें हम बात करेंगे। अगर नहीं भी पढ़ा है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक। तो ये बात थी कि इसको हमें कम करना है, इससे बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं और ओजोन में छेद हो रहा है। अब देखिए क्या है, एक कुछ बेसिक्स थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों को शायद नहीं पता है। देखिए, ओजोन छेद कोई चादर जैसा नहीं है, ये पृथ्वी है,
ऊपर एक खास हाइट में यूपीपीसीएस में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि किस परत में ओजोन पाया जाता है, पीडीएफ में है। ठीक है, तो ये वायुमंडल की एक परत है, पतली सी परत है, ये ओजोन गैस यहाँ पे है, यहाँ पे जगह खाली हो गई। ठीक, या ये पतला हो गया तो यहाँ से विकिरण जो है सूरज की वो अंदर तक आ सकती है और पृथ्वी तक पहुँच सकती है। इसका मतलब होता है ओजोन क्षरण। चलिए वापस आते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उसने सीएफसी को, देखिए ध्यान से समझिएगा, जो सीएफसी है उसको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में परिवर्तित कर दिया जो ओजोन परत को नष्ट नहीं करते हैं। समझिए, ये कहा गया कि सीएफसी का इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या होता है कि ओजोन परत को नुकसान होता है। इसकी जगह पे रेफ्रिजरेंट में, मतलब रेफ्रिजरेंट के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, एचएफसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ओजोन को खतरा नहीं है। ठीक है, सबने मान लिया, इस्तेमाल होने लगा। लेकिन बाद में इन्हें ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने में बेहद शक्तिशाली पाया गया। बाद में पता चला कि इससे उस ओजोन को तो नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इस प्रकार आवास वित्तीय कंपनियों ने एक समस्या का तो समाधान कर लिया, लेकिन वह दूसरी प्रमुख समस्या बन गई। समझ में आ गई बात? इसीलिए कहा जा रहा है कि इसको हटाना है। और उस समय जो मूल प्रावधान था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, उसके तहत तो इसको नहीं हटाया जा सकता था, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया था कि ठीक है सीएफसी की जगह पे एचएफसी इस्तेमाल करेंगे। तो अब उसमें संशोधन करना पड़ेगा, और इसीलिए संशोधन किया गया किगाली नामक जगह पे, तो उसका नाम हो गया किगाली संशोधन। बात समझ में आई? अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। 2016 याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में 197 देशों ने किगाली में, रवांडा में है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत एचएफसी कटौती को चरणबद्ध तरीके से मतलब करने के लिए इसे अपनाया था। 2016 में इस पे बात बनी, सहमति बनी। समझ रहे हैं ना? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखिए, अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये किगाली संशोधन हुआ क्या है, क्या बातें हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, एक तो यही है जो हम तब से बात कर रहे हैं कि किगाली संशोधन का उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत में कटौती कर उसे चरणबद्ध तरीके से कम करना है, एक ही बार में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक, इसका लक्ष्य क्या है? वर्ष 2047 तक एचएफसीज खपत में 80% से अधिक की कमी करना है। ये 80% ध्यान रखिएगा, इसको आगे पीछे किया जा सकता है यूपीएससी के द्वारा, और ये 2047 भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लाइन मैं पढ़ दे रहा हूँ पहले। ओजोन परत के क्षरण पर इनके शून्य प्रभाव को देखते हुए एचएफसी का उपयोग वर्तमान में एयर कंडीशनिंग, प्रशीतन और फोम इंसुलेशन में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और नीचे देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रतिस्थापन के रूप में किया जाता है। हालांकि ये शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसेज हैं। देखिए कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है सिंपल सा कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल कहाँ होता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे, गेस भी कर सकते हैं, अगर इसमें से एक दो भी याद है ना तो गेस कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इस ये क्या हो गया है, अभी ग्रीन हाउस गैस हो गई है। ग्रीन हाउस का एक अलग ही असर होता है, उस पर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ लेंगे। अब देखिए संशोधन के तहत क्या होगा, विकसित देश वर्ष 2019 से, अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका जो लागू होने का समय है, देखिए समझौता 2016 में हुआ था, कब से इसे लागू किया जाएगा? 2019 से। विकसित देशों के लिए क्या कहा गया है कि 2019 से एचएफसी की खपत कम करेंगे। भारत कब से कम करेगा? 2032 से। ध्यान रखिएगा, सबके लिए अलग अलग है, फ्लेक्सिबल है ये। अधिकांश विकासशील देश वर्ष 2024 में खपत स्थिर कर देंगे, सबके लिए अलग अलग है। इसके अलावा भारत सहित कुछ विकासशील देश अद्वितीय परिस्थितियों के साथ वर्ष 2028 में खपत स्थिर कर देंगे, ये बात कही गई थी। ठीक, फिर भी आप भारत वाला टारगेट ध्यान रखिएगा। अच्छा, यह योजना कुछ देशों को जलवायु अनुकूल विकल्पों के संक्रमण में मदद करने हेतु वित्त पोषण भी प्रदान करेगी। इसका क्या मतलब है? मतलब सिंपल सा ये है कि कुछ देशों को पैसे भी मिलेंगे जलवायु अनुकूलन के लिए, कुछ काम करने के लिए, बेसिकली इन ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए एक अलग से मैकेनिज्म पहले से भी है, इसके तहत भी एक व्यवस्था बनाई जाएगी कि कुछ पैसे की मदद अगर देनी पड़ी तो दी जाएगी। ठीक, अच्छा यह समझिए, वही बात यहाँ लिखी है, किगाली संशोधन के साथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ और भी अधिक शक्तिशाली साधन बन गया है। फिर पढ़ूँ, किगाली संशोधन के साथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ और भी अधिक शक्तिशाली बन गया है, साधन बन गया है। देखिए शुरू शुरू में क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे था? ओजोन के क्षरण को रोकने से। किगाली का संबंध किससे है? अब सिर्फ इतना पूछ लिया जाए कि किगाली संशोधन का संबंध किससे है, तो इन दोनों के बीच में अंतर समझना पड़ेगा। किगाली निकल के आया है मॉन्ट्रियल से, लेकिन इन दोनों का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो अलग अलग तरह का है। जो किगाली है वो ऐसे गैस को कम करने की बात कर रहा है जो ग्रीन हाउस में योगदान देती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऐसी गैसों को कम करने की बात करता है जो ओजोन क्षरण को बढ़ावा देती है, यानी कि जिनकी वजह से ओजोन क्षरण होता है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट के तौर पर दो बातें ध्यान दीजिएगा। भारत जून 1992 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक पक्ष बना, एक पार्टी बना, उसमें शामिल हुआ। कब शामिल हुआ था? 1992 में। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है, पूछा जाता ही है यूपीएससी के द्वारा, कि क्या इस संस्था में, इस संशोधन में, इस अभिसमय में भारत ने भागीदारी की है कि नहीं, भारत इसका हिस्सा है कि नहीं। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया। और तब से ये बन गया, और तब से भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में होने वाले संशोधनों को अपनी मंजूरी दी है। समझ रहे हैं ना? भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अनुसूची के अनुसार सभी ओजोन क्षयकारी पदार्थों को हटाने के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत सारे लक्ष्य हम पूरा नहीं कर पाते। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया में आप देखें तो कार्बन को कम करने के लिए प्रयास चल रहे हैं और सतत विकास लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयास चल रहे हैं, लेकिन जब रिपोर्ट्स आती हैं पता चलता है कि हम बहुत पीछे हैं। लेकिन यहाँ पे आप अगर उस तरह से सोचें कि भारत ने नहीं पूरा किया होगा तो गलत हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो कुछ भी लक्ष्य रखे गए थे कि ओजोन को ये क्षय करते हैं, ओजोन परत में छिद्र होता है, इनकी वजह से इन्हें कम किया जाना चाहिए, उन सारे लक्ष्यों को भारत ने पूरा कर लिया है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019 में ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वर्ष 2019 में कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। कूलिंग एक्शन प्लान लेके आया है। ये अपनी तरह का, इसको आप पढ़िएगा, इस पर कभी हम अलग से बात करेंगे। ठीक है, भारत दुनिया का पहला देश है। इस व्यापक योजना का उद्देश्य क्या है? कूलिंग डिमांड को कम करना। अब जब कूलिंग डिमांड कम होगी, जैसे मान लीजिए कि हमने किस ऐसा घर बनाया है जिसमें एसी की ज़रूरत नहीं है, अब कूलिंग की डिमांड कम हो गई, तो कूलिंग की डिमांड, एसी की ज़रूरत जब कम हो गई तो उसमें इस्तेमाल होने वाली गैसों की भी ज़रूरत कम हो गई, तो अपने आप ये जो हानिकारक गैसें हैं इनका उपयोग धीरे धीरे कम हो जाएगा। सिंपल से एग्जांपल हो गया। ठीक है, कूलिंग डिमांड को कम करना है, रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन को सक्षम करना है, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है और 20 वर्ष की समयावधि के साथ बेहतर टेक्नोलॉजी विकल्प उपलब्ध कराना है। ये किसके तहत? कूलिंग एक्शन प्लान के तहत। पूछा जा सकता है कि ये कूलिंग एक्शन प्लान क्या है, कब आया? 2019 में आया। ठीक है जी, तो ये वो बातें हैं। बाकी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसकी नोट आपको दे दी जा चुकी है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही है। इस टॉपिक से रिलेटेड अब कुछ भी पूछा जाएगा आप आसानी से उसको हल कर लेंगे। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।